हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? लास्ट क्लास तो दिखा दे। गैलेक्सी पढ़ा दी अपनी है, बहुत अच्छे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो आप नेक्स्ट। हेडिंग डालो स्टार। ठीक है, स्टार होते क्या हैं? तो आपका आंसर होगा दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। ये क्या है भाई? स्टार भी तो सेलेस्टियल बॉडीज है, तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग इट्स ओन टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस। आपसे पूछा जाएगा तारे क्या होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा आंसर होगा आपका ये आकाशीय पिंड है। ये आकाशीय पिंड है जिनके पास स्वयं की ऊर्जा और चमक होती है। जिनके पास स्वयं की ऊर्जा और चमक होती है, इसे क्या कहा जाता है? तारे कहा जाता है। अब तारों में अगर हम एनर्जी के सोर्स की बात करेंगे कि भाई सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो तारों में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या हो सकता है? आप सोचकर देखो। सोर्स होगा इसमें नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्रिया। इस क्रिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम, है ना। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। ठीक है जी। हाइड्रोजन जो है वो किस में बदलेगा? हीलियम में बदलेगा। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है ना, उसी टाइम पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है।
ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नोट करके आप यहीं पे लिखोगे, जो एक तारे में ब्राइटनेस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कोई भी तारा है उसमें चमक होगी, बोलो हाँ या ना। तो तारे में जो चमक होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? तो आपका आंसर होगा रिप्रेजेंट टेम्परेचर, है ना। जो चमक होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? ताप को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी। ये चमक जो है किसको प्रदर्शित करती है? आपका आंसर होगा ताप को प्रदर्शित करती है। और टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? टेम्परेचर का मेजरमेंट किसके किया जाता है? तारों के तापमान का। तो आपका आंसर होगा बाई पायरोमीटर। पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। पायरोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? तारों का जो तापमान होता है उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा जो हमारा सन है। सन क्या है? या फिर एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, जो एंड स्टेज होती है ऑफ स्टार की, तारे की जो अंतिम अवस्था होती है उसका परिणाम क्या होता है? तारे की जो अंतिम अवस्था होती है उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है ब्लैक होल। यानी जब एक तारा समाप्त होता है, जब एक तारा मरता है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक होल है ये क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है डार्क एरिया। यहां पर ग्रेविटेशन कैसा होता है? बहुत ज्यादा। यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं हो सकता है ना। लाइट डू नॉट एस्केप। प्रकाश का पलायन नहीं होता है। नोट करो फटाफट से। इसकी इंग्लिश है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कर दिया नोट। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो सन।
सूर्य क्या है? एक स्टार है। सूर्य एक तारा है और क्यों है? तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं न्यूक्लियर फ्यूजन, कंडक्ट, एट सेंटर, यानी कि इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। ठीक है। हाँ, ऐसे पढ़ाते मानो जितना ज्ञान है बस यही देना है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है। वाह दीदी वाह। कमेंट कर रही हैं, इनका नाम है शिवांगी सिंह। हाँ भाई, मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज एक बार कमेंट में आ जाओ प्लीज। ये कौन सा वे है दीदी, मुझे जरा कमेंट करके बताओ ना प्लीज, प्लीज बताओ ना। आपने कोई ऐसा तरीका देखा है जो पढ़ाने का हो, मैं जिसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं? और ये बात कह कौन रहा है? इन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसा पढ़ाते हैं मानो जितना ज्ञान है बस यही देना है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है। ये कौन सा वे है? किसी ने देखा है चलते फिरते आपके आसपास कहीं देखा हो? बताओ दीदी, जब आपको सिस्टमेटिक वे की स्पेलिंग नहीं पता है तो काहे आप इतना तिलमिला रही हो? हैं? पहले इसको तो लिखना सीख लेते आप। तब हमारे ऊपर कुछ कीचड़ उछाल लेते। हद है। भाई साहब से लड़ाई हो गई है क्या? जो पता चला कि सोचा वाला क्लास में जाके बकवास कर लेंगे, वहां मूड फ्रेश हो जाएगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पे कंडक्ट होता है सेंटर पे, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, ध्यान से सुनना, इसीलिए इसे माना जाता है एक तारा। ठीक है जी। अब जब केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि इसके पास खुद की एनर्जी है, हाँ या ना? हैविंग ओन एनर्जी, स्वयं की ऊर्जा है। अब अगर मैं सूर्य के भाग की बात करूंगा तो देखो ध्यान से, यह भाग हो जाएगा इसका कोर। कोर का मतलब होता है केंद्र। ठीक है जी। कोर का मतलब क्या होगा? केंद्र होगा। उसके बाद फिर दूसरा भाग होगा, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है। ऐसी हरकतें ना या तो बुआ की होती हैं या फिर होती हैं दादी की।
कितना भी बढ़िया खाना खिलाओ उन्हें, उनका बार बार यही कहना होगा, जी मुझे तो कुछ देता ही नहीं है कोई। घर में या तो सबसे ज्यादा कलिश करती है इस बात को लेके दादी या बुआ करती है। गलत नहीं कह रहा हूं। ये कोर वाला जो भाग है ना, यहां का टेम्परेचर कितना होता है? यहां का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इतना सारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। और यहीं पर क्या हो रही है? यहीं पर हो रही है फ्यूजन रिएक्शन। संलयन क्रिया हो रही है। किसी को कोई दिक्कत? ये पहला भाग हो गया। अब ये दूसरे नंबर का जो भाग है, ये तो हो गया पहला, ये है दूसरे नंबर का भाग। चलो चमका देते हैं इसको। ये जो दूसरे नंबर का भाग है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये क्या है? तो आपका आंसर होगा, ये है विजिबल पार्ट ऑफ सन। ये क्या है? ये है सूर्य का दृश्य भाग। विजिबल पार्ट ऑफ सन है, ये हमारे सूर्य का दृश्य भाग है जो हमें डेली के डेली दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर कितना है? तो आपका आंसर होगा, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसकी क्या खास बात है? यहां से एक आग की लपट जैसी संरचना बाहर की तरफ निकलती है, और उसी आग की लपट जैसी संरचना को कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो इस पर क्या ओरिजिनेट होता है? सोलर फ्लेयर्स। सौर ज्वाला बनती है यहां पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे सौर ज्वाला बनती है ना, उस पॉइंट को कहा जाता है सन स्पॉट। उस पॉइंट को कहा जाता है सौर कलंक। सन स्पॉट या सौर कलंक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है दूसरा भाग सूर्य का, ठीक है, ये वाला। जो सूर्य का दूसरा भाग है, इसकी क्या खासियत है? दूसरा क्यों तीसरा? ये है जी तीसरा भाग। इसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर, यानी कि वर्णमंडल। इस वाले भाग में इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर ऑफ सन। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य का वायुमंडल। जो सूर्य का वायुमंडल है, इसमें क्या क्या खास है, ध्यान से सुनना। सूर्य का जो वायुमंडल है, इसमें 71% तो होती है हाइड्रोजन, 26% होती है हीलियम, ठीक है। फिर आ जाता है सूर्य का सबसे लास्ट वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है कोरोना, और हिंदी में कहा जाता है किरीट। ये बाह्य भाग है, आउटर मोस्ट पार्ट है। और एक और खासियत है इसकी, ये कब दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स की कंडीशन में दिखाई देता है, जब ग्रहण बनता है तभी ये विजिबल होता है, ठीक है। ग्रहण के समय
दिखाई देता है। विजिबल ड्यूरिंग इक्लिप्स। केवल और केवल ग्रहण के समय दिखाई देता है। कितने साल पुराना है सूर्य? एज कितनी है इसकी? 4.5 बिलियन ईयर। नोट कर दो जल्दी से। आगे बढ़ जाएं। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो अब प्लेनेट। प्लेनेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ये भी सेलेस्टियल बॉडी है। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये आकाशीय पिंड है। ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है। क्या खास बात है? रिवॉल्विंग अराउंड किसके? सन। ये क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। क्या इनके पास स्वयं की ऊर्जा होती है? क्या इनके पास स्वयं की ऊर्जा होती है? आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्टेन एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं? भाई पृथ्वी को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से ही तो होती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम सन। ये क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगले पॉइंट पर आ जाता है। जो प्लेनेट होते हैं इनकी क्या कंडीशन है? देखो ध्यान से। जैसे ये सूर्य है तो इस सूर्य के पास में पहला प्लेनेट कौन सा है? बुध। मरकरी। दूसरा प्लेनेट कौन सा है? वीनस यानी कि शुक्र। तीसरा प्लेनेट है अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में फिर नेक्स्ट आता है मार्स, मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण।
ठीक है जी। ये जो है इसे कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है इसको। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ के जितने प्लेनेट हैं, इन सभी के सभी प्लेनेट को कहा जाता है इनर प्लेनेट। आंतरिक ग्रह, इधर वालों को कहा जाता है आउटर प्लेनेट। बाह्य ग्रह, जितने भी आंतरिक ग्रह हैं ये होते हैं सॉलिड। ये होते हैं ठोस ग्रह और इन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। पार्थिव ग्रह कहा जाता है इन्हें। जो इधर साइड वाले हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ये होते हैं गैसियस प्लेनेट। ये होते हैं गैसीय ग्रह। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रह हैं इन ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को कब निकाला गया था, तो आपका आंसर होगा 2006 में। प्लूटो को नेग्लेक्ट कर दिया था। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाला गया था। ठीक है, नोट करो, फिर एक एक करके इन सभी प्लेनेट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार क्या सेलेस्टियल बॉडी में आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी में ही आता है। हटा दूं इसे? चलो, पहला प्लेनेट देखो, मरकरी। ये है स्मॉलेस्ट प्लेनेट। सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा मरकरी की, नेक्स्ट अगर मैं मरकरी की बात करूंगा तो इसमें और क्या खास है? इसका जो रोटेशन टाइम है और रेवोल्यूशन टाइम कितना है? रोटेशन टाइम है इसका 59 डे, रेवोल्यूशन टाइम है 88 डे। यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता किसी भी चीज का।
वायुमंडल पाया जाता है, यहां पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और जब यहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा आएगा और रात के समय सीधा सीधा वापस चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे क्या नहीं होता है, ध्यान से सुनना, यहां दिन कैसे होते हैं, वेरी वार्म, और नाइट कैसी होती है, वेरी कोल्ड। दिन बहुत ज्यादा गर्म, रातें ठंडी होती है। ठीक है, चलो जी। मरकरी के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो आप वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की अगर मैं बात करूंगा तो ये है हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, प्लेनेट। ये क्या है, ये है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा वीनस की, और क्या खास बात है, जो ये वीनस है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, इस पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है या नहीं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। एटमॉस्फेयर यहां पर CO2 का है, मुख्य रूप से यहां CO2 गैस पाई जाती है। और रोटेशन टाइम कितना है इसका, तो रोटेशन टाइम है इसका वीनस का 243 डे, और रेवोल्यूशन टाइम कितना है इसका 224 डे। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या इसका कोई सैटेलाइट है, नहीं है, और इसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसे कहा जाता है सुबह का तारा और सांझ का तारा। मरकरी हो गया, वीनस हो गया। अर्थ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशन, वो सब मैं करा चुका हूं ना, रात दिन छोटे बड़े होना, तो उसको हम यहां पे जिक्र नहीं करेंगे। अब हम सीधा मार्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्स पर पाई जाती है आयरन ऑक्साइड, है ना। यहां पर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। यहां पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है रेड प्लेनेट। लाल ग्रह कहा जाता है इसे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो ये मार्स है, मार्स का रोटेशन टाइम कितना है 24 आवर्स। रेवोल्यूशन टाइम कितना है 687 डेज। ठीक है, सैटेलाइट कितने हैं इसके, तो इसके जो उपग्रह हैं वो 2 हैं,
है ना। उपग्रह कितने इसके? 2 हैं। एक तो है फोबोस, और एक है डीमोस। फोबोस और डीमोस। जो डीमोस है ना, ये है सबसे छोटा। ये सबसे छोटा उपग्रह है। करो नोट फटाफट से। नोट हुआ? वीनस और मरकरी का सैटेलाइट नहीं है क्या? नहीं, दोनों के सैटेलाइट नहीं है, जब भी तो यहां जिक्र नहीं किया हमने। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है।